हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट। तो हमारी जो पिछली क्लास थी, उस क्लास में देखो हम हेड्स ऑफ हम कर रहे हैं इनकम टैक्स को कैलकुलेट। तो उसमें हमने पहला हेड डिस्कस कर लिया था, दैट इज सैलरी। ठीक है, सैलरी हमने डिस्कस कर लिया था कि हाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट सैलरी फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज। इनकम टैक्स पर्पजेज के लिए हम सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट हेड के ऊपर जा रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट हेड है इनकम का, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब जो हम प्रॉपर्टी करते हैं, जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम आ रही है, उसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस। किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखो जनरली से क्या बात होगी कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। बस अब हमने वो देखना है कि टैक्स कैसे कैसे लगता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो, तो सबसे पहले देखो, जो सेक्शन नंबर 23 है हमारे पुराने एक्ट का, और जो 2026 का नया एक्ट आया उसका सेक्शन 21 बन चुका है। तो देखो उसमें क्या है। अब देखो जो सेक्शन पुराने एक्ट के थे वो थे हमारे पास 22 से 27। ठीक है, 22 सिर्फ एक चार्जिंग सेक्शन था, तो वैसे 22 से 27। और अगर हम देखें नया एक्ट, तो उसमें अब सेक्शन 21 से शुरू हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी होती ही क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी क्या है, उससे भी पहले देखो, सबसे पहले जो हमारे सामने बात आती है कि एक हमारे पास घर है। ठीक है, एक घर है हमारे पास। अगर हमने उसको बंद करके रखा हुआ है, उसमें से कोई इनकम जनरेट ही नहीं हो रही, क्या वो टैक्स पर्पजेज के लिए यूज होगा? क्या उससे भी क्या उससे भी हमारा इनकम टैक्स कटेगा? ठीक है, तो यही इस चैप्टर का कोर है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हम उसकी एक्चुअल इनकम देखेंगे या फिर उसकी अर्निंग कैपेसिटी देखेंगे। यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 22 से। सेक्शन नंबर 22 पुराने एक्ट का। ठीक है, और 19 से 20 हो चुका है अब ये नए एक्ट का। तो ये है चार्जिंग सेक्शन। व्हाट इज टैक्सेबल। तो सबसे पहली बात, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग और अ लैंड अपरटेनेंट देयर टू। तो सबसे पहले होनी चाहिए कोई बिल्डिंग। कोई एक बिल्डिंग है अगर, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को हम इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में? तो सबसे पहली बात आ गई कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए, और उस बिल्डिंग के साथ अगर कोई लैंड है। तो जनरली हमें क्या याद रखना है, हमें क्या याद रखना है, देखो हमें याद रखना है कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, मान लो ये एक बिल्डिंग है, और ये इस बिल्डिंग के साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसी का पार्क है या फिर कुछ भी समझ लो, लॉन है या फिर कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो ये बिल्डिंग के साथ है, बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। तो अगर बिल्डिंग के साथ कोई भी लैंड कनेक्टेड है, दैट इज टैक्सेबल फॉर द पर्पजेज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सेकंड सिनेरियो आता है कि सिर्फ एक लैंड है, उसके साथ कोई बिल्डिंग नहीं है, तो दैट लैंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस है। ठीक है, तो अगर इस लैंड से कोई इनकम या कुछ भी आ रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो कहाँ जाएगा फिर ये? तो ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो लास्ट रेजिड्यूरी हमारा हेड बच जाता है ना, उसमें जाएगा। तो बस याद रखना है कि एक तो हमारी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग के साथ अगर कोई घर है तो वो भी इसके अंदर फॉल करता है। द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट कंडीशन आ गई कि जिसका टैक्स कट रहा है, ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब यहां पर टैक्स पर्पजेस के लिए हमारे पास ओनरशिप हमेशा रजिस्टर्ड टाइटल से डिराइव नहीं होती। अगर आपने रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्रेशन डीड है आपके नाम पे, उससे डिटरमाइन नहीं होती। उसके देखो रिगार्डिंग एक केस भी था, सीआईटी वर्सेस पॉडर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 1997, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 22, ओनर मीन्स अ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम नहीं देखेंगे रजिस्टर्ड विद प्रॉपर्टी किसके नाम है, वी विल सी अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। तो जो इंसान एंटाइटल है फॉर रिसीविंग इनकम, उसे हम कहेंगे कि ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब भी देखो, सबसे पहली बात बता देंगे आपने, बिल्डिंग या कोई भी लैंड जो बिल्डिंग के साथ हो। सेकंड एसेंशियल आ गया कि जो असेसी है, असेसी मस्ट बी द ओनर। अब जो ओनर है, ओनर में आपने फिर एक्सप्लेन करना है कि ओनर जनरली रजिस्ट्रेशन या फिर टाइटल डीड से नहीं बनेगा। ओनर हम देखेंगे हु इज एंटाइटल टू रिसीव इनकम। ये जो हमने यहाँ इतना पॉइंट पढ़ा, एंटाइटल टू रिसीव इनकम, ये याद रखना है यहाँ से। ठीक है, तो इस लैंडमार्क केस में ये हुआ था।
नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर असेसिस ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। अब क्या बात आई, अब ये जो प्रॉपर्टी है, मान लो ये बिल्डिंग है, ये उसके अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे ऊपर टैक्स कट रहा है और मेरी ही दुकान चल रही है उसके ऊपर, तो उसमें हम क्यों नहीं टैक्स लगा रहे? सोचने वाली बात है कि इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अगर हम उस वाली बिल्डिंग में शॉप रन कर रहे हैं तो दैट इज अ बिजनेस, तो वो चला जाएगा दूसरे हेड के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस के अंदर चला जाएगा वो। तो अब क्या कंडीशन है देखो, पहले ही देखो, सबसे पहले एक बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक बिल्डिंग या उसके साथ का लैंड, बिल्डिंग और उसके साथ का जो लैंड है उस पे लगेगा ये वाला सेक्शन। सेकेंडली, ओनर। ओनर में हम क्या देखेंगे? नॉट द रजिस्ट्रेशन और टाइटल डीड्स, वी विल सी हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट्स, एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट्स या बेनिफिट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ओनर है वो अपना उसके ऊपर बिजनेस ना कर रहा हो। अगर वो बिजनेस कर रहा है दैट विल देन गो इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वो चली जाएगी पीजी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, पीजीबी में। तो ये हम देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, इनकम इज टैक्स्ड ऑन एनुअल वैल्यू नॉट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। क्या है यहां पर? देखो कि जो इनकम है वो एनुअल वैल्यू पर टैक्स्ड होगी, नॉट द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो जो एनुअल वैल्यू होगी उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल उस पर नहीं। अभी हम देखेंगे प्रोविजंस में। ठीक है, तो देखो जो इनकम टैक्स एक्ट अब 2025 का आया है ना, उसमें चार्जिंग प्रोविजंस 20 से 25 तक ऑफ द न्यू एक्ट विद द कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क। तो वहाँ 20 से 25 तक ये सेक्शन डील किए गए हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 22 से 27 में, तो वो है 20 से 25 में। अब हम आ जाते हैं देखो सेक्शन नंबर 23 पे। नेक्स्ट सेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। अभी हमने बोला ना एनुअल वैल्यू पे लगेगा, तो जो एनुअल वैल्यू है अब सबसे पहले वही पढ़ लेते हैं कि उस पर कैसे लगेगा। तो देखो उसको हमने कंप्यूट कैसे करना है, सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको मैं। देखो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, याद रखना है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पेज ले लेते हैं। देखो एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब ये डिटरमाइन होती है तीन चीजों पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किस पे? म्यूनिसिपल वैल्यू। तो उस एरिया पर लोकल जो अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल वैल्यू जिसको हम लिख सकते हैं लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी ने जितनी उसकी वैल्यू असेस करके निकाली हुई है वो वाली वैल्यू, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी ने जो उसकी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू देखेंगे हम एक। सेकेंडली, फेयर रेंट। अब फेयर रेंट छोड़ो आप, अब आप हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हम क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड रेंट, तो वही मान के चलो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट। थर्ड पे आ जाओ आप, थर्ड इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। थर्ड इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इफ लेट आउट। ये भी याद रखना है, इफ लेट आउट, अगर लेट आउट हुआ है तभी। तो देखो अब मान लो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी वैल्यू रखी थी ऐसे ही, देखो हम छोटी वैल्यू रखते हैं ताकि आसान हो जाए समझने के लिए, 1000 रुपए एनुअल इसकी रेंट की वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट इसके साल का था मान लो 800 रुपीज, और एक्चुअल रेंट हमारे पास आता है 1500 रुपीज। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इन तीनों में से किसको हम मानेंगे? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है बस, जहां भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, बस याद रखना जो भी हाईएस्ट होगी। तो यहां पर हाईएस्ट क्या है? 1500, दैट विल बी द GAV। तो 1500 विल बी द GAV इन दिस कंडीशन। ठीक है, तो तीनों देखनी है आपने, एमसी ने लोकल एरिया में उसकी क्या वैल्यूएशन की है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, और एक्चुअल रेंट आपको मिल क्या है अगर आपने लेट आउट किया। तो जो वो होगा हाईएस्ट उसमें से वो देख लेंगे और उसको रख लेंगे। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट, द वैकेंसी अलाउंस। अब देखो सबसे पहले, इफ द एक्चुअल रेंट इज लोअर देन म्यूनिसिपल रेंट बिकॉज द प्रॉपर्टी वाज वेकेंट और पार्ट ऑफ ईयर, तो जो जीएवी होगा दैट विल बी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अभी हमने इस कंडीशन में क्या देखा? अभी हमने देखो क्या देखा कि जो जीएवी है हाईएस्ट हम देखेंगे, लेकिन अब हम क्या सिचुएशन कर देते हैं यहाँ पर,
अब हम मान के चलते हैं, देखो अब हम मान के चलते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया था दैट इज 1000 रुपीज, जो हमारा वहां पर स्टैंडर्ड रेंट था दैट इज 800 रुपीज, लेकिन जो हमने एक्चुअली रिसीव किया दैट इज ओनली 500 रुपीज, क्योंकि वो बिल्डिंग थी खाली कुछ टाइम के लिए। तो अगर वो बिल्डिंग खाली है कुछ टाइम पीरियड के लिए, मतलब अगर वैकेंसी की वजह से ये वाली वैल्यू बाकी सब वैल्यू से कम है, देखो बिकॉज इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन फेयर और म्यूनिसिपल रेंट, बिकॉज द प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट, प्रॉपर्टी वेकेंट थी फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, तो जो जीएवी होगा दैट विल बी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो जीएवी क्या हो जाएगा इस केस में, जीएवी हो जाएगा 500 रुपीज। बस कंडीशन क्या है, ये वैल्यू कम क्यों है, बिकॉज इट वॉज वेकेंट। एक और सिनेरियो लेते हैं, एमसी ने वैल्यू निकाली 1000, स्टैंडर्ड या फेयर रेंट है 800, आपने रेंट आउट कर दी, वो जो रिसीव किया आपने रेंट आउट कर दिया 200 रुपीज में, आपने किराए पे 200 में दे दी, ठीक है, मालिक ने खुद ही उसकी वैल्यू कम करके किराए पे दे दी। तो नाउ जीएवी क्या होगा, तो इस केस में जीएवी 200 नहीं होगा अगर मालिक ने खुद ही कम उसमें दे दिया ताकि उसको असेसमेंट में फायदा मिल जाए। तो यहाँ पर तो हाईएस्ट ही होगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट ही होगा। ठीक है, ये याद रखना है, अगर सिर्फ वैकेंसी है उस केस में हमें थोड़ी एग्जाम्पशन मिल जाती है, बाकी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इफ द असेसी ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी फॉर देयर ऑन रेजिडेंस, और उसने वो नहीं किया तो उसमें एनुअल वैल्यू नील होगी, जीरो। मतलब आपका अपना फ्लैट है, आपका अपना घर है, उसको आपने रखा हुआ है अपने पास, तो उसके ऊपर थोड़ा नहीं हम लेंगे इनकम, क्योंकि उससे कोई इनकम थोड़ा नहीं आ रही है जहाँ पे आप रह रहे हो। एक बिल्डिंग है उसमें आप खुद रह रहे हो, उससे कोई इनकम नहीं आ रही है, तो उसका जीएवी हो जाएगा नील, जीरो। अब ऐसे अगर इंसान करने लग जाए तो वो तो 50-60 घर ले ले और बोले भाई सब मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं दे रहा टैक्स, सब मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ अपने यूज के लिए, मैंने रेंट आउट ही नहीं किया। उसके लिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 23(4). तो देखो सबसे पहले सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर हमें जीएवी नील मिलता था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील मिलती थी। अगर हमारे पास एक दूसरा हाउस था, चाहे वो वेकेंट है चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसको डीम किया जाता था टैक्स पर्पजेज के लिए कि आपने लेट आउट किया हुआ है। ठीक है, फिर फाइनेंस एक्ट 2019 आया, उसमें अमेंडमेंट हुई और अब हमें दो घरों पर नील मिल सकता है जीएवी, उसके बाद जो भी घर है उसको माना जाएगा कि हमने लेट आउट किया हुआ। ठीक है, समझे कि समझाऊं थोड़ा आसान भाषा में। देखो अब हमने क्या बोला कि एक घर है, ये मेरा एक घर है मान लो, ठीक है, ये मेरा घर है, इसमें मैं खुद रह रहा हूँ, पी पी इज मी, पुनीत, तो इस घर में मैं रह रहा हूँ। तो इस घर का ग्रोस एनुअल वैल्यू टैक्स पर्पजेज के लिए जीरो हो, ठीक है, क्योंकि एक घर के लिए मिलती थी। अब 2019 की अमेंडमेंट जब आई तो उसने कह दिया कि अगर आपके पास दो घर होंगे, मान लो ये मेरा एंसेस्ट्रल होम है शिमला में, ये मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, वहां जाके मैंने फ्लैट ले लिया, ठीक है, ये भी मेरा घर है, रह तो मैं आ रहा हूँ, एंसेस्ट्रल तो पहले से बना हुआ है। तो इसीलिए इसको टैकल करने के लिए 2019 के अमेंडमेंट ने हमें दो घरों पर कह दिया कि हमारा जो ग्रॉस एवरेज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी दो घरों पर। लेकिन अब कोई तीसरा घर अगर मैं ओ करता हूं, चाहे वो खाली पड़ा है चाहे मैं खुद यूज कर रहा हूं, दैट विल बी डीम्ड कि वो मैंने लेट आउट किया हुआ है। ठीक है, वो डीम किया जाएगा कि लेट आउट किया है और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो दो घरों के ऊपर अब मैक्सिमम टैक्स नहीं लगता 2019 की अमेंडमेंट के बाद, उससे पहले एक ही था, एक से ज्यादा घर होते थे तो दूसरे को डीम किया जाता था, लेट आउट किया। अब दो घर हमारे हो सकते हैं जिसपे नील लगेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बाकी माना जाएगा कि हमने लेट आउट किया। समझ गए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, देखो इस सेक्शन में एक, इफ अ टीनेंट डजंट पे रेंट, ठीक है, अगर कोई टीनेंट ने आपका रेंट नहीं दिया है, दैट अनरियलाइज्ड रेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम गैव कंप्यूटेशन इटसेल्फ। तो अगर कोई टीनेंट ने आपको किसी टाइम पीरियड का अगर रेंट नहीं दिया है तो उसको जीएवी से एक्सक्लूड कर देंगे हम कंप्यूटेशन पर्पजेस के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 24 पर, डिडक्शंस। अब तो हमने जीएवी तो निकाल लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब इससे कुछ माइनस भी तो करें।
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है देखो सबसे पहले 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू को तो हम वापस माइनस कर देंगे, -30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो जो अब हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू है वो क्या है, क्वेश्चन तो ये राइज हुआ ना, क्योंकि हम बोला 30% ऑफ कर देंगे उसमें से। पिछले पेज पे चलते हैं। तो देखो अब यहाँ हमने जीएवी तो कैलकुलेट कर लिया एमसी वगैरह के हिसाब से। अब हमें निकालना है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। तो उसमें हम क्या करेंगे, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो जो भी हमारे ऊपर म्यूनिसिपल टैक्सेस लग रहे हैं, एमसी वाले, लोकल अथॉरिटीज जो भी चार्जेस ले रही हैं उसको माइनस कर देंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाए। नेट एनुअल वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ले, तो बस वही देखो, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इवन इफ। अब देखो यहाँ पर चाहे आपका 30% यूज हुए नहीं हुए, डजेंट मैटर, ये प्रिजम्पटिव डिडक्शन है, कोर्ट प्रिज्यूम करता है, मतलब ये एक्ट प्रिज्यूम करता है कि 30% आप रिपेयर्स वगैरह में लगा देते हो। ठीक है, तो ये सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, ये रैशनल है इनका। अब नेक्स्ट देखो सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब जो कैपिटल आपने बोरो किया, मतलब घर बनाने के लिए आपने लोन भी तो लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपने लोन लिया तो फिर क्या होगा, देखो इन दिस सेक्शन, देखो जब हमें ईएमआई की बात आ जाती है, देखो सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी, फुल इंटरेस्ट इज डिडक्टिबल, नो अपर लिमिट। अगर आपने लोन लेके बिल्डिंग बनाई और उसमें कोई और उसको आपने लेट आउट किया है, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो सारा का सारा डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप वहां खुद रह रहे हैं तो इंटरेस्ट डिडक्शन इज कैप टू 2 लाख पर ईयर, तो एक साल में मैक्सिमम 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट को आपके टैक्स से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये कि लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया। ठीक है, अगर वो लोन किसी और पर्पज के लिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर के लिए, तो वहां पर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी आपको 30,000 रुपीज। समझा दें हम इसको भी थोड़ा सा। देखो बात आती है अब लोन की। अब आपने लोन लिया, बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डिंग है वो आपने करी है जी लेट आउट, तो जितना भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे, इट इज होली एग्जेम्प्टेड। 100% आपका जो है इंटरेस्ट वो एग्जेम्प्टेड है। अब लोन लेके बिल्डिंग बनाई, आप सेल्फ रह रहे हैं, खुद रह रहे हैं वहां पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इस केस में क्या है, 2 लाख रुपए तक का आपका जो इंटरेस्ट है वो एक साल में एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर ये जो आपका लोन था ये बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं था, रिपेयर्स वगैरह के लिए था, तो इसमें मैक्सिमम जो कैपिंग है वो है 30,000, 30,000 रुपीज की डिडक्शन मिलेंगे आप। ठीक है, तो 2,30,000 और पूरी की पूरी इंटरेस्ट की डिडक्शन अगर किसी और को दिया हुआ। अब इसमें एक और चीज भी आती है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। एग्जांपल से समझते हैं, देखो अगर लोन लिया 2020 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई मार्च 2024 में, ठीक है, तो इंटरेस्ट आपने दिया 2021, 20 से 21, 23 से 24, तो अगर वो 4 लाख हो गया टोटल प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 से 25, जो 2024 से 25 है, अब देखो मान लो टोटल इंटरेस्ट आपका गया है 4 लाख, प्री कंस्ट्रक्शन लोन पे अगर आपका इंटरेस्ट गया है 4 लाख रुपए। ठीक है, और प्री कंस्ट्रक्शन जो है देखो जनरली लोन, वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल ही होना चाहिए टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 5 साल में हो जानी चाहिए, ऐसा डील करते हैं यहाँ पे। तो प्री कंस्ट्रक्शन लोन 4 लाख रुपए 5 साल के लिए, तो डिवाइड करेंगे 4 लाख को 5 से, हमारे पास आएगा 80,000, तो हर साल 80,000 की डिडक्शन मिल जाएगी हमें। ठीक है, इतनी सी बात है, इन एडिशन टू द रेगुलर इंटरेस्ट जो 2 लाख की कैप है सब्जेक्ट टू द ओवर। तो यहां से हमें 80 लाख की मिल रही है प्री कंस्ट्रक्शन पे, और जो दूसरा हमारा इंटरेस्ट जा रहा है वो वाली भी मिलेगी, बस ये है कि 2 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर प्री कंस्ट्रक्शन है उसमें याद रखें वो 5 ईयर्स के लिए ही मिलता है प्री कंस्ट्रक्शन। आ जाओ न्यू टैक्स रिजीम पे। तो जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम अब आया है उसमें क्या है, द 2 लाख इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल। तो अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख की कैप नहीं है, इट कैन ओनली बी क्लेम्ड अंडर द ओल्ड रिजीम। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हम आ रहे हैं तभी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई भी कैप नहीं है, जितना पहले था कि कोई भी कैप नहीं है, जितना इंटरेस्ट आ रहा है
वो सारा डिडक्ट हो जाएगा, तो अभी भी सेम। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। तो अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिसअलाउड इफ पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट, तो जनरली इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं होता, बोरोड कैपिटल पे डिसअलाउड होता है। अनलेस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 195। तो मतलब देखो सीधी सी बात, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको हम ये डिडक्ट नहीं करेंगे टैक्स वाली चीज, जो इंटरेस्ट पेएबल था। लेकिन अगर उसने किसी एजेंट के थ्रू लिया है, ये देखो एजेंट इन इंडिया है उसका, उसके थ्रू अगर रिसीव किया है तो उसको डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थे सेक्शन 25A, 25A, 25B ओल्ड एक्ट के। तो इसमें क्या है देखो, बोथ एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड आर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो अगर कोई पुराना रेंट था जो आपको मिला नहीं था, अनरियलाइज्ड रेंट था जो आपको मिला नहीं था, दे आर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो मतलब 2025 का रेंट आपको आपके किराएदार ने 2026 में दिया, तो उसका टैक्स आपको 2026-27 वाले ही फाइनेंशियल ईयर में लगेगा, पिछले में नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम को ओनरशिप पे, सेक्शन नंबर 26। व्हेन द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन विद डेफिनेट असर्टेनेबल शेयर्स, अगर सबके सर्टेन शेयर है, पता है इसका इतना शेयर, इसका इतना शेयर, ईच को ओनर शेयर ऑफ इनकम इज कंप्यूटेड सेपरेटली एंड टैक्स्ड इन देयर इंडिविजुअल हैंड। तो सबकी इनकम को अलग अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ईच को ओनर इज ऑल्सो सेपरेटली एंटाइटल टू क्लेम, जो बेनिफिट है वो भी बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सबकी जो वो है कैलकुलेट की जाएगी। मान लो अगर आप, वही बात, अगर आपने एक बिल्डिंग है वो किराए पे दिए, 1 लाख रुपए किराया आता है और दो भाइयों का शेयर है 50-50, तो मान लेंगे एक को 50K मिल रहे हैं, एक को 50K मिल रहे हैं, दोनों का उस हिसाब से हम टैक्स कर लेंगे, GAV दोनों का 50-50 मान के चल लेंगे, बस वो बात। सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, न्यू एक्ट में भी देखो ये कॉन्सेप्ट है अभी भी हमारे पास, दिस इज हु रियली इज द ओनर। अब यहां से हम पता लगेगा प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 27(1) ट्रांसफर टू स्पाउस माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर कोई भी ट्रांसफर हुई है आपके घर के मेंबर को, मतलब आपकी पत्नी को आपने की है, एक्सेप्ट डाइवोर्स सेटलमेंट, और माइनर चाइल्ड को आपने दी है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, आप ही माने जाएंगे उसके ऑनर फॉर द टैक्स पर्पजेस। सेकेंडली, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट एंड मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी या फिर कुछ, टू whom a building is allotted under हाउस बिल्डिंग स्कीम। अगर किसी को हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी अलॉट हुई है तो उन सबको हम, दे आर डीम्ड ओनर्स। फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 53 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से, पॉटर सीमेंट के केस में भी हमने देखा था, हु इज एंटाइटल टू रिसीव द बेनिफिट, उसको मान लेते हैं। नेक्स्ट, लेसी फॉर 12+ ईयर। अगर आपने किसी बिल्डिंग को 12 साल से ज्यादा के लिए, मंथ टू मंथ की टेनेंसी नहीं है, आपने किस ईयर टू ईयर की टेनेंसी है और 12 साल से ज्यादा के लिए दे दिया है, तो इज डीम टू बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर टैक्स पर्पजेस। मतलब 12 साल से ज्यादा के लिए अगर आपने किराए पे कोई प्रॉपर्टी ले ली है ईयर टू ईयर बेसिस पे, नॉट मंथली रेंटल बेसिस पे, देन यू आर डीम टू बी द ओनर। केस लो हितेश वर्सेस बुद्धा भाटी, हितेश बुद्धा भाटी वर्सेस ITO, हाउ कोर्ट एग्जाम इन द सब्सटेंस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन वर्सेस लेटिंग आउट क्लेम, रेलिवेंट वन। तो ये इसके साथ ये केस लो आप मेंशन कर सकते हैं ओनर के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। अब लास्टली बस एक चीज देख लेते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो GAV मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया, म्यूनिसिपल फेयर रेंट या फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हमने देख लिया, यहां से आता है GAV। उसके बाद हम निकालेंगे NAV। NAV हमारे पास क्या आया था, GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब उसके बाद हम माइनस करेंगे डिडक्शंस, डिडक्शंस माइनस कर देंगे हम इसमें से। सबसे पहले 30% की स्टैंडर्ड जो मानते हैं रिपेयर्स के लिए रखा हुआ है आपने, उसके बाद इंटरेस्ट अगर आपने कहीं से बोरो करके लिया हुआ है, ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे। लास्टली अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मूला हो गया फिर हमारे पास, जो हमारा NAV माइनस डिडक्शंस। ठीक है, अगले पेज पे अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले हमने निकाला GAV। GAV हमें पता है ना क्या, म्यूनिसिपल चार्जेस, ये है फर्स्ट। सेकेंडली हमने देखा था फेयर रेंट। थर्डली हमने देखा था एक्चुअली रिसीव्ड, जितने पैसे एक्चुअली हमने रिसीव किए, ये आ गया GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद हम निकालेंगे NAV, क्योंकि NAV निकालने के लिए GAV जरूरी है।
तो GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, उससे हमारे पास आ जाएगा NAV। ठीक है, तो अब हमारे को क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इनकम टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले NAV माइनस डिडक्शंस, ये इसका छोटा फॉर्मूला अगर याद रखना है आपने, NAV माइनस डिडक्शंस। अब NAV क्या है हमारे पास, GAV माइनस MC टैक्सेस, म्यूनिसिपल के टैक्सेस, तो ये NAV है। डिडक्शंस क्या है हमारे पास, एक हमारे पास 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी डिडक्शन हमारे पास क्या है, दूसरी डिडक्शन है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जिसमें हमने देखा था एक 2 lakhs की कैप है, एक 30,000 की कैप है, 5 years ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला एक क्लॉज था, 5 साल में अगर प्री कंस्ट्रक्शन लोन है अगर, तो ये सब है। तो बस ऐसे हमारे पास निकल जाएगी कंप्यूट हम कर लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।